जी गुड इवनिंग क्लास। हेलो। गुड इवनिंग सर। जी वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नमस्ते सर जी। नमस्ते अनु, 7:15 की क्लास में आप इतने लेट आ रहे हो, क्या मामला है भाई? सर हमारा ना फोन बिजी हो गया था। हमें जैसे ही हमारा फोन पे मतलब कॉल आ रही थी कटी, तब हमने देखा कि हमारा क्लास का मैसेज आ गया, तो हम इसे जल्दी से ज्वाइन कर दिया। चलिए, शाहरुख हमारे साथ क्लास में नए मेंबर के तौर पे आज एंटर हुए हैं। जी शाहरुख, अपना परिचय दीजिए थोड़ा। माई सेल्फ शाहरुख मलिक, जी। और मैं यूआईटी से इस साल मैंने लॉ करी है। ओके, लॉ फाइनल हो गया आपका? नहीं सर, मेरे बैक के 2 एग्जाम रह गए सर, कोई जो नहीं, दिसंबर में होने वो हैं। तो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी देखिए, हम लोग सीआरपीसी पढ़ रहे हैं शाहरुख, और सीआरपीसी में हम अध्याय 23 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 24 शुरू करने जा रहे हैं, जो बात करता है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स। जांचों और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध बताए गए हैं अध्याय 24 में। और ये जो अध्याय 24 है, इसमें कुल 28 धारा हैं, और सभी धाराएं जो हैं मेनली इम्पोर्टेंट हैं, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्शन 300 बात करता है, इसकी पहली धारा जो है 300 है, और 300 बात करती है कि पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति को उसी अपराध के लिए दोबारा क्या नहीं किया जाएगा, उसको ट्राई नहीं किया जाएगा, उसको परीक्षण नहीं किया जाएगा, उसका विचारण दोबारा नहीं होगा। ये धारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से कनेक्ट करती है हमें, कल्पना? सर अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20(2). बहुत बढ़िया जवाब एनु। 20(2) में क्या है? जी हाँ बोलिए। सर उसमें ये है कि एक ही कौन सा सिद्धांत उसमें बताया गया है? अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के इस उसका है डबल प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी, कुछ सर कुछ समथिंग ऐसे ही है। हाँ, डबल जियोपार्डी। दोहरे दंड से संरक्षण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो डबल जियो, सर धारा 40 में इसके लिए बताया गया, और सीपीसी में धारा 11 में। हाँ बहुत बढ़िया। सीपीसी में धारा 11, कौन सा सिद्धांत है धारा 11 में? सर रेस जुडिकेटा। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा, सेक्शन 11 जो है सीपीसी, वहाँ भी यही कहा गया है कि एक बार अगर दो पक्षकार समान उनके पास वाद बिंदु हैं, तो दोबारा दोनों पक्षकारों के बीच उन्हीं वाद बिंदुओं पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी। ऐसी कुछ बात कहता है धारा 11 सीपीसी। और इधर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 बात करता है कि डबल जियोपार्डी नहीं की जाएगी किसी व्यक्ति के साथ। और यहाँ जो सेक्शन 300 सीआरपीसी है, वो भी बात यही कर रहा है कि एक व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए एक से अधिक बार ट्राई नहीं किया जाएगा, उसका विचारण नहीं किया जाएगा। ये सिद्धांत, जो सारे सिद्धांत हम देख रहे हैं, एक तरह से ये न्यायालय का बहुमूल्य समय बचाने के लिए भी इन सिद्धांतों को लागू किया गया। नहीं तो क्या होता कि एक मामला निपटा, वही लोग फिर दोबारा खड़े हो जाते नए सिरे से, है ना। तो उनको रोक दिया गया कि आप दोबारा बार बार न्यायालय का समय बर्बाद नहीं करेंगे। हाँ, अगर आपके पास राइट टू अपील है तो आप अपील में जाइए, ठीक है ना। लेकिन वही न्यायालय, सेम न्यायालय में आप बार बार अपने अधिकारों को प्रोवोक नहीं करेंगे, आके उनको जगाने का प्रयास नहीं करेंगे। एक बार निर्णय आ गया तो निर्णय आ गया। देखते हैं 300 क्या कह रहा है, इसकी लैंग्वेज क्या बताती है। 300 में जो है ना 6 सब क्लोज हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो देखते हैं 300 का फर्स्ट क्या कहता है। 300 का फर्स्ट कह रहा है, अ पर्सन हु हैज़ वंस बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ competent jurisdiction for an offense and convicted or acquitted,
देखिए, या तो आपको कन्विक्टेड किया गया हो या एक्विटेड किया गया हो। ऑफ सच ऑफेंस शेल while such conviction or acquittal remains in force not be liable to be tried again for the same। शाहरुख अपना माइक बंद कर लीजिए, आपका माइक खुला हुआ है। ओके। ठीक है। tried again for the same offense nor on the same facts for any other offense for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 221 or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof। तो धारा 1 इसकी क्लियरली सीधा सीधा ये बताती है कि जिस व्यक्ति पर किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है, ठीक है, ये शर्त पहली है कि विचारण किया जा चुका हो, ठीक है, और ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, या तो दोषसिद्ध कर दिया गया हो या दोषमुक्त कर दिया गया हो, ठीक है, वह जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा जिसके लिए उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप से भिन्न आरोप 221 की उपधारा 1 के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिए उसकी उपधारा 2 के अधीन दोषित किया जा सकता था। देखिए 221 जो धारा पढ़ के आए हम पीछे, 221 में क्या पढ़ा था हमने कल्पना? जी डाउटफुल ऑफेंस जी बोलिए। जहाँ पे ये डाउट हो कि ऑफेंस किया गया है या नहीं, कौन सा वाला अपराध किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ की अवस्था बताई गई थी 221 की उपधारा 1 और 2, ठीक है। तो मुगल आजम जी, यस सर। कैसे हैं आप? सर लेट हो एक्चुअली में, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताएं। मैं अभी भी ऑन द वे हूँ। अच्छा चलिए। अब उपधारा 2 कहती है कि अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राई विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर एनी डिस्टिंक्ट ऑफेंस फॉर विच अ सेपरेट चार्ज माइट हैव बीन मेड अगेंस्ट हिम एट द फॉर्मर ट्रायल अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 220। ये कह रहा है कि किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोषसिद्ध किए गए किसी व्यक्ति का विचारण तत्पश्चात राज्य सरकार की सम्मति से किसी ऐसे भिन्न अपराध के लिए किया जा सकता है जिसके लिए पूर्वगामी विचारण में उसके विरुद्ध धारा 220 की उपधारा 1 के अधीन पृथक आरोप लगाया जा सकता था, ठीक है। तो उपधारा 2 बता रहा है कि राज्य सरकार की अनुमति के साथ यदि 220 की उपधारा 1 वाली स्थिति है तो तब उस पर जो है दोबारा आरोप लगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए क्या है कि विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए, राज्य सरकार की सम्मति से ही ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। जो मेन जो धारा है वो स्पष्ट मना कर रही है। उपधारा 3 कहती है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस constituted by any act causing consequences which together with such fact constituted a different offense from that of which he was convicted may be afterwards tried for such last mentioned offense if the consequences had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। और ये कह रहा है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे कार्य से बनने वाली किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है जो ऐसे परिणाम पैदा करता है जो उस कार्य से मिलकर उस अपराध से जिसके लिए वह सिद्धोष हुआ भिन्न कोई अपराध बनाते हैं, उसका ऐसे अंतिम वर्णित अपराध के लिए तत्पश्चात विचारण किया जा सकता है यदि उस समय जब वह दोषित किया गया था तो वे परिणाम हुए नहीं थे या उनका होना न्यायालय को ज्ञात नहीं था। ये उपधारा 3 क्या कहती है भाई? 300 की 3 कुछ समझ आया कल्पना? जी जी सर। कुछ समझ आया? 300 की 3 क्या कह रही है? 300 सब क्लोज 3 क्या कह रहा है?
फटाफट बोला करो, ज्यादा नहीं है। फटाफट बोला करो, थोड़ा इतना विलंब मत किया करो बोलने में। देखिए ये कह रहा है 300 का 3 कि किसी अपराध के लिए ट्राई हुआ और ट्रायल आपका हो गया, आपका ट्रायल हो गया, ट्रायल के बाद आपको कन्विक्टेड कर दिया गया। और सपोज कीजिए कि जो जिस कृत्य के लिए आपको ट्रायल किया गया था आपका, उसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसा हुआ कि वो एक डिफरेंट किस्म का अपराध बनता या बन गया, और वो दोष सिद्धि किए जाने के दौरान या तो वो परिणाम निकला ही नहीं था, परिणाम बाद में आया, और यदि परिणाम निकल गया था तो दोष सिद्धि करते वक्त न्यायालय के संज्ञान में नहीं था। एनु कुछ पल्ले पर हो? सर ये एक्यूटल में भी है या कन्विक्शन में ही ओनली 300 का 3? देखिए 300 का 3 ये कह रहा है कि अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, तो यहाँ इसकी लैंग्वेज तो ये बता रही है कि ये आपको कन्विक्शन, अगर आप दोष से मुक्ति हो गए तो फिर तो उसके परिणाम पे भी आपका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। सर सपोज एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 379 केस, कोई व्हीकल यहाँ से चोरी होता है गुड़गांव से, और आपके यूपी में नोएडा में वो जाकर रिकवर हो जाता है। जब एक एफआईआर अंडर सेक्शन 379 ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है और 411 की वहां हो जाती है 4। जी आपकी आवाज़ मुगल आजम आना बंद हो गई है। मैं देखिए 300 का सब क्लोज 3 ये कह रहा है कि अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट कॉजिंग कंसिक्वेंसेज विच, ये कह रहा है कि आपको कन्विक्ट किया गया है। आप इसको ऐसे समझें, सपोज कीजिए कि आपके ऊपर मान लीजिए एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर किसी व्यक्ति को मारने का प्रयत्न करने का, हत्या करने का प्रयत्न करने का अपराध लगा, चार्ज लगा। कौन सी धारा में लगेगा चार्ज? 300 कल्पना, चार्ज कौन सी धारा में बनेगा किसी व्यक्ति की हत्या करने का प्रयत्न? 307 हाँ आईपीसी की धारा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सपोज कीजिए कि 307 का चार्ज बन गया, और चार्ज बनने के बाद आप उसमें कन्विक्टेड कर दिए गए, एक्स जो है उसमें कन्विक्टेड कर दिया गया, और कन्विक्शन करने के बाद या कन्विक्शन से पहले, है ना, वो व्यक्ति जो जिसके ऊपर हत्या का प्रयत्न किया गया था, वो उसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप उसकी डेथ हो जाती है। तो अब आपके ऊपर 302 का मुकदमा, चूंकि वो आपके उन्हीं कृत्यों का परिणाम है जिसके लिए आपको 307 में कन्विक्ट किया गया था, तो यहाँ उन पर 302 का चार्ज फिर बनाया जा सकता है। शाहरुख समझ आया कुछ? और उसका सर फिर शुरू से दोबारा ट्रायल चलेगा? हाँ 302 का उस पर चार्ज बनेगा और ट्रायल दोबारा चलेगा। हाँ अब क्लियर हो गया सर, क्योंकि अगर कोई ऑफेंस की कंटिन्यूटी है हाँ, और वो उसको इट मींस इट विल बी डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, बस परिस्थितियां जैसे होंगी चार्ज में। बिल्कुल। तो 300 का 3 ये कह रहा है। शाहरुख आपको समझ आया भाई ये 300 का 3 में क्या बात आई? बोल के बताइए, माइक खोल के बताइए। जी चलिए, हो सकता है उनका माइक ना खुल पा रहा हो। अब देखते हैं कि उपधारा 4 क्या कहती है 300 की। सबसेक्शन 4 ऑफ 300 कह रहा, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस कंस्टिट्यूटेड बाय एनी एक्ट्स मे नॉट विदस्टैंडिंग सच एक्विटल और कन्विक्शन बी सब्सिक्वेंटली चार्ज्ड विद एंड ट्राइड फॉर एनी अदर ऑफेंस constituted by the same acts which he may have committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offense with which he is subsequently charged।
उपधारा 4 कह रही है कि जो व्यक्ति किन्हीं कार्यों से बनने वाले किसी अपराध के लिए दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है, उस पर ऐसी दोषमुक्ति या दोष सिद्धि के होने पर भी उन्हीं कार्यों से बनने वाले और उसके द्वारा किए गए किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है और उसका विचारण किया जा सकता है, यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया जाता है। नंबर 4 कुछ समझ आया? उपधारा 4 जी हेनु, यस सर। उपधारा 4 क्या समझ आया है आपको, बताइए थोड़ा। 300 की उपधारा 4 क्या कह रही है? सर ये है कि अगर ट्रायल के दौरान उसको एक्विट किया गया है या कन्विक्ट किया गया है हम्म हम्म और उनके बाद सर उस पर कोई और ऑफेंस का चार्ज लगाया गया है हाँ जिसके लिए वो कन्विक्ट, उससे अलग किसी ऑफेंस का चार्ज लगा है, तो उसके लिए उसको उसका ट्रायल करा जाएगा। और अगर कोर्ट ने उसका ट्रायल किया है तो उसको केवल ये कह रहा है कि वो सब उसी के लिए ही उसको जो उस पे चार्ज लगाया गया है केवल उसी के लिए ही उसको एक तरह से लायबल समझा जाएगा जिसके लिए वो पहले से हो चुका है कन्विक्ट या एक्विट उसका। देखिए उपधारा 4 ये कह रही है, उपधारा 3 में तो ये बताया गया था कि वहाँ न्यायालय जो है वो पहला न्यायालय था वो भी सक्षम था दूसरे वाले चार्ज को सुनने के लिए, है ना। यहाँ उपधारा 4 ये कह रहा है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का विचारण किया गया और विचारण किया गया, मान लीजिए मजिस्ट्रेट कोर्ट के द्वारा विचारण किया गया और सब्सिक्वेंटली कोई ऐसा रिजल्ट निकल कर आया उसके कृत्यों का कि अब अगले वाला जो परिणाम आया उस परिणाम के उस मुगल आजम माइक ऑफ कीजिए अपना जी। तो उस परिणाम को जो परिणाम निकल के आया उसको अब जो न्यायालय जिसने पहले परीक्षण किया था वो सक्षम न्यायालय नहीं रहा। मान लीजिए सज़ा का मापमान बढ़ गया, 7 साल तक की सज़ा का मामला तो मजिस्ट्रेट सुन सकता है, लेकिन जो परिणाम निकला उसमें सज़ा का मापमान बढ़ गया तो फिर उसको दोबारा चार्ज लगाया जाएगा और उस सक्षम न्यायालय के द्वारा लगाया जाएगा। 7 वर्ष से अधिक के मामलों की सुनवाई का राइट किसे है? शाहरुख। 7 वर्ष की सज़ा, 7 वर्ष की सज़ा के ज़्यादा पूछ रहा हूँ, 7 वर्ष की सज़ा से ज़्यादा सुनवाई का अधिकार किस कोर्ट को है किसी अपराध में? तो पता नहीं सर। हाँ चलिए कोई बात नहीं था। 7 वर्ष तक का तो मजिस्ट्रेट को पावर है, सीजीएम 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं। 7 वर्ष से अधिक की सज़ा का मामला है तो फिर सेशन न्यायालय को पावर है, सत्र न्यायाधीश वो सुनवाई करेंगे, वो चार्ज बनाएंगे फिर उसका। ये कह रहा है ना किसी अन्य अपराध के लिए तत्पश्चात आरोप लगाया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है यदि वह न्यायालय जिसके द्वारा उसका विचारण किया गया था उस अपराध के विचारण के लिए सक्षम नहीं था जिसके लिए बाद में उस पर आरोप लगाया गया है। तो बाद वाला आरोप, मान लीजिए बाद वाले आरोप में मान लीजिए सज़ा बढ़ गई, ठीक है, तो फिर मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है उसको सुनने की, फिर कौन सुनेगा? सत्र न्यायालय सुनेगा, वो आरोप लगाएगा। उपधारा 5 कह रहा है कि अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 258 शैल नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट बाय विच ही वाज डिस्चार्ज्ड और ऑफ एनी अदर कोर्ट टू विच द फर्स्ट मेंशन कोर्ट इज सबऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि धारा 258 के अधीन उन्मोचित किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए पुनः विचारण उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था या अन्य किसी ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। 258 में क्या पढ़ा था हमने? कल्पना एक बार 258 पढ़ के बताइए, 258 एक बार पढ़ के बताइए। जी सर।
258 NU कुछ आ रहा है दिमाग में? 258 में क्या है? सर ये है कि जो पावर दी गई से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है या सीजेएम को जो और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कारण से जो भी कारण प्रोसीडिंग रोक दी गई थी, तो सर उसमें यहाँ पे जो प्रोसीडिंग रोक दी गई थी, तो सर आपकी आवाज़ कट रही है। कल्पना आप पढ़िए 258 एक बार। जी सर। 258 अनुसार कुछ मामलों में कार्रवाई रोक देने की सकती है। परिवार से भिन्न किसी मामले में कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अथवा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी से कोई अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे कार्यवाही की किसी भी प्रक्रम में कोई निर्णय सुनाए बिना रोक सकता है, और जहां मुख्य साक्षी के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के पश्चात इस प्रकार कार्यवाहियां रोकी जाती है, वहां दोष मुक्ति का निर्णय सुना सकता है और किसी अन्य दशा में अभियुक्त को छोड़ सकता है, और ऐसे छोड़ने का प्रभाव उन्मोचन होगा। ये कौन से अध्याय में है 258 धारा? सर अध्याय 20 में। अध्याय 20 में है। अध्याय 20 में समन मामलों की सुनवाई का मामला है ना? हाँ जी सर। और अध्याय 19 में क्या है? 19 में सर वारंट मामलों का है। और 18 में क्या है नो? सेशन कोर्ट का है ट्रायल। सेशन ट्रायल है। सेशन ट्रायल में कुल कितनी धाराएं पढ़ के आए हैं हम? कल्पना, सेशन ट्रायल में कुल कितनी धाराएं पढ़ के आए हैं? सर उसमें 225 से 237 तक है। कुल कितनी धाराएं हुई? 13 धाराएं। बहुत बढ़िया। देखिए, ये बीच बीच में मैं जो आपका रिवाइज कराता रहता हूँ, ये आपके क्या बोलते हैं, माइंड का एक बार एक्सरसाइज सी हो जाती है, क्योंकि ये जो हम डिस्कशन करते हैं ये हमें दीर्घकालीन याद रहता है। हमें अपना पढ़ा हुआ हम इतना अच्छा से नहीं याद रख पाते जितना कि हम ग्रुप डिस्कशन में बात समझ लेते हैं। ठीक है, तो 258 के विषय में ये बात कह रहा है कि अगर वहाँ एक्विट किया गया था, उन्मोचन किया गया था, तो वहाँ वो जो उन्मोचित व्यक्ति है उसको जो है उसको सुनवाई उसकी की जा सकती है, पुनः विचारण उसका किया जा सकता है, क्योंकि उसमें ना तो वो एक्विटल हुआ था और ना ही वो दोष सिद्ध हुआ था। तो ये कह रहा है कि कैसे किया जाएगा? या तो उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह उन्मोचित किया गया था, ठीक है, या अन्य ऐसे न्यायालय की जिसके प्रथम वर्णित न्यायालय अधीनस्थ है, सम्मति के बिना नहीं किया जाएगा। या तो उस न्यायालय की कंसेंट होगी या उससे जिसके अधीनस्थ वो न्यायालय है उससे कंसेंट ली जाएगी पुनः विचारण की, ऐसे मामलों में। ठीक है भाई। और इसकी उपधारा 6 कहती है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 और सेक्शन 188 ऑफ दिस कोड। और ये कह रहा कि इस धारा की कोई बात साधारण खंड अधिनियम जनरल क्लॉजेज एक्ट एक है, उसकी धारा 26 को हमें देखना पड़ेगा इसके लिए। और दूसरी बात कह रहा है कि जो सेक्शन 188 ऑफ दिस कोड है उसके उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डाला जाएगा। एक बार सर 188 इस सेक्शन का इस एक्ट का 188 देख लेते हैं। शाहरुख, आपके पास बेर एक्ट है, सीआरपीसी का नहीं है? शाहरुख? नहीं सर, फिलहाल नहीं है सर। देखिए बेटा, पहले सर नहीं है फिलहाल मेरे हाँ, आप जब तैयारी में हैं तो आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ चलेगा उसका बेर एक्ट आपके पास अद्यतन यानी कि अपडेटेड होना चाहिए, नवीनतम, जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि रोज़ाना नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो 188 एनयू 188 आप बताइए, देख के बताइए 188 इस एक्ट का क्या कहता है? 188 कहता है कि वो ऑफेंस जो इंडिया से बाहर किए गए। जी, इसको हम पूरा पढ़े?
हाँ, एक बार पढ़ दीजिए। भारत से बाहर किया गया अपराध। जब कोई अपराध भारत से बाहर फर्स्ट भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्य अथवा किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है भारत में रजिस्ट्रेशन किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वह पाया गया है। जी। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में से किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाता। जी जी जी। तो ये कह रहा कि जो 300 है, 300 की कोई बात जो है 188 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि द डिसमिसल ऑफ ए कंप्लेंट और द डिस्चार्ज ऑफ द एक्यूज्ड इज नॉट एन एक्विटल फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस सेक्शन। और ये कह रहा कि यदि कोई कंप्लेंट खारिज हो गई है ना, या अभियुक्त को उन्मोचित कर दिया गया, तो वो इस धारा के प्रयोजन के लिए दोष मुक्ति नहीं है। क्या समझे भाई? डिस्चार्ज हमने कहाँ कहाँ पढ़ा है? डिस्चार्ज हमने कौन कौन सी धाराओं में डिस्चार्ज पढ़ा है? एनु बताएं एक बार। सेशन ट्रायल, फिर 237 में पढ़ा है, हाँ 239 में पढ़ा है, 239 में पढ़ा था और 245 में पढ़ा है और फिर 258 में भी वो डिस्चार्ज वाली अवस्था है जहां कार्रवाई को रोक के छोड़ दिया जाता है। अभी तो पढ़ा है हमने। जी सर, जहाँ पे प्रोसीडिंग रोक दी जाती है किसी सर्टेन केस के लिए। हाँ, तो कुल मिला के चार स्थान हैं, 4 धाराएं हैं जो डिस्चार्ज से संबंधित बात करती हैं। ठीक है, तो इसका स्पष्टीकरण ये कह रहा है कि यदि मामला डिस्चार्ज वाला है तब धारा 300 अप्लाई नहीं होगी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आज डिस्चार्ज कर दिया गया मटेरियल फैक्ट ना मिलने की वजह से, कल उसके खिलाफ यदि मटेरियल फैक्ट मिल जाता है तो उस डिस्चार्ज व्यक्ति पर चार्ज बनाया जा सकता है, क्योंकि वो तो ना तो एक्विटेड हुआ वो और ना वो कन्विक्टेड हुआ। जबकि धारा 300 का मर्म क्या कहता है? वो कहता है कि एक्विटेड होना चाहिए बंदा या कन्विक्टेड होना चाहिए, तब 300 का संरक्षण मिलेगा। डिस्चार्ज व्यक्ति को 300 का कोई संरक्षण मिलने नहीं जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। और परिवाद खारिज किया जाना भी क्या होगा? इस दायरे में नहीं आएगा। समझ नहीं आ रहा। क्या कह रहे हो? दोबारा बोलो। एनु दोबारा बोलिए, आपकी आवाज कट गई थी। चलिए इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, तब इलस्ट्रेशन से आपको ये धारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। इलस्ट्रेशन आपको जो भी सेक्शन आप पढ़ें। सर वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं। अच्छा, वॉइस ब्रेक हो, हम बोल रहे हैं आपकी आवाज अच्छा ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया था। अच्छा, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। अभी ठीक है या अभी कट रही है अब भी आवाज? कल्पना, सर अभी तो ठीक आ रही है। चलिए इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन कह रहा है, ए इज ट्राइड अपॉन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट एज अ सर्वेंट एंड एक्विटेड। ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड्स while the acquittal remains in force be charged with theft as a servant or upon the same facts with theft simply or with criminal breach of trust। ये कह रहा है कि कै का विचारण सेवक की हैसियत में चोरी करने के आरोप पर किया जाता है, ठीक है, और वह दोष मुक्त कर दिया जाता है। जब तक दोष मुक्ति प्रवृत्त रहे उस पर सेवक के रूप में चोरी के लिए या उन्हीं तथ्यों पर केवल चोरी के लिए या आपराधिक न्यास भंग के लिए बाद में आरोप नहीं लगाया जा सकता।
देखिए, सेवक के द्वारा चोरी जो है वो स्पेशल धारा है उसके लिए आईपीसी में। कौन सी धारा है जब सेवक चोरी करे? सर 381। 381 जी। तो कह रहा है कि किसी के ऊपर आपने आरोप लगाया कि मेरा सेवक था, सेवक होने के नाते इसने चोरी की और आप उसमें क्या हुए, दोष मुक्त हो गए। अब उस पर दोबारा आप सेवक के अलावा साधारण रूप से चोरी का कोई आरोप या फिर उसी संपत्ति के लिए आपराधिक न्यास भंग का कोई आरोप नहीं लगा सकते। क्लियर है? इसका इलिस्ट्रेशन बी कह रहा है इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड, प्रैक्टिस के है जी, बी कह रहा है इज ट्राइड फॉर कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट एंड कन्विक्टेड, द पर्सन इंजर्ड आफ्टरवर्ड्स डाइज, ए मे बी ट्राइड अगेन फॉर कल्पेबल होमिसाइड। ये कह रहा है घोर उपैती कारित करने के लिए कै का विचारण किया जाता है, दोषित किया जाता है, क्षत व्यक्ति तत्पश्चात मर जाता है, आपराधिक मानव वध के लिए कै का पुनः विचारण किया जा सकेगा। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था भाई, जी सर, ये बहुत अच्छे से क्लियर है ना। और सी कह रहा है ए इज चार्ज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन एंड कन्विक्टेड ऑफ द कल्पेबल होमिसाइड ऑफ बी, ए मे नॉट आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड फॉर द सेम फैक्ट्स फॉर द मर्डर ऑफ बी। ये कह रहा है कि खे के आपराधिक वध, मानव वध के लिए कै पर सेशन न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। ठीक है, तो फिर खे की हत्या के लिए कै का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि कन्विक्टेड कर दिया गया, आपराधिक मानव वध में कन्विक्टेड हो गया है, तो सब्सिक्वेंटली आप उसी ही व्यक्ति की हत्या के लिए उसको आप रीट्रायल आपका नहीं कर पाएंगे, उसका पुनः परीक्षण नहीं होगा हत्या के लिए, क्योंकि आपराधिक मानव वध के लिए उसे दोषसिद्ध किया जा चुका है। पहले दो। हाँ, यदि कोई ऐसे, सर ये जो हाँ, एक क्वेरी है, एक्चुअली मैं ऑफिस में आ गया हूँ। जब ये जो हम पढ़ रहे हैं ये जियोपार्डी सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ जियोपार्डी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही हम पढ़ रहे हैं। हमने जब क्लास शुरू की थी, आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए, तो हमने पहले उसी सिद्धांत को डिस्कस किया था। ठीक है ना चलिए सर। जी। डी कह रहा है ए इज चार्ज बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट टू बी, ए मे नॉट बी आफ्टरवर्ड्स बी ट्राइड फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू बी ऑन द सेम फैक्ट्स अनलेस दिस केस कम्स विद इन सब सेक्शन 3 ऑफ दिस सेक्शन। ये कह रहा है कि खे की स्वेच्छा उपैती कारित करने के लिए कै पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वह दोषित भी कर दिया जाता है। खे को स्वेच्छा से घोर उपैती कारित करने के लिए कै का उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात विचारण नहीं किया जा सकेगा जब तक कि मामला इस धारा की उपधारा 3 के अंदर न आ जाए। उपधारा 3 में हम क्या पढ़ के आए थे? उपधारा 3 में हम ये पढ़ा था कि या तो उसकी नॉलेज में नहीं था मामला जिस टाइम दोषित किया गया, या फिर परिणाम बाद में निकला। तो ये कह रहा है कि उन्हीं तथ्यों पर दोबारा विचारण किस बात के लिए नहीं किया जाएगा? जब आपने स्वेच्छा से उपैती कारित करने के लिए विचारण करके उसे दोषित कर दिया। अब घोर उपैती के लिए आप उसका जो है पुनः परीक्षण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो फैक्ट्स आने थे जब पूरा ट्रायल चला तो ये बात तो उसमें भी आ सकती थी कि घोर उपैती थी। ठीक है ना। और अगले वाला इलिस्ट्रेशन कह रहा है ए इज चार्ज्ड बाय ए मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास विद एंड कन्विक्टेड बाय हिम ऑफ थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द पर्सन ऑफ बी, ए मे सब्सिक्वेंटली बी चार्ज एंड ट्राइड फॉर रॉबरी ऑन द सेम फैक्ट्स। ये कह रहा है कि खे के शरीर से संपत्ति की चोरी करने के लिए कै पर द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और दोषित किया जाता है। उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात कै पर लूट का आरोप लगाया जा सकेगा और उसका विचारण किया जा सकेगा। क्या समझे? जी, चोरी और लूट में क्या अंतर है कल्पना?
कल्पना, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। चोरी और लूट में क्या अंतर है? बोलो बोलो बोलो, यस नो जल्दी कर दिया करो। देखो सर याद नहीं आ रहा, पर पता है। मतलब पता है, याद नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ सर, आपने बताया था, थोड़ा थोड़ा याद है। अरे जो भी याद है बता दो तुम, जो भी याद आ रहा है। सर चोरी के लिए तो वो 5 कंडीशनें दी हुई हैं, अरे 5 तत्व बताए हुए हैं। वो तो छोड़ो, वो तो तत्व वगैरह तो सब एक अलग कहानी है। मेनली चोरी और लूट में क्या अंतर है? वो 5 तत्व, 5 उसके सर जो स्पष्टीकरण, 5 उसकी धाराएं, वो तो पंच प्यारे मैंने आपको बता ही रखा है। हाँ, मुगले आजम कुछ सर कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, जी बताइए। चोरी तो सर विदाउट कंसेंट किसी का कोई भी सामान उठाने के लिए वो चोरी हो सकती है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती किसी चीज का भय दिखाकर कोई चीज छीन लेना वो लूट होती है। देखिए, तत्काल मृत्यु या तत्काल उपैती का भय दिखाकर, इंस्टेंट होना चाहिए, देन एंड देयर होना चाहिए, है ना? तो तब संपत्ति ली जा रही है और उसकी जो कंसेंट प्राप्त की जा रही है वो उसकी अगेंस्ट विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उसकी कंसेंट ले रहे हैं। अपनी कंसेंट से तो दे रहा है जब आप गन पॉइंट पे ले लेते हैं उसे, तो कंसेंट तो उसकी आ रही है, लेकिन कंसेंट कैसी है? कंसेंट जो है वो लॉफुल नहीं है। वो बेचारा अपनी मर्जी से ही दे रहा है, निकाल के अपना पर्स, अपनी अंगूठी, अपना मोबाइल, लेकिन चूंकि वहाँ तत्काल मृत्यु या तत्कालिक उपैती का भय आपने उसे दिखा दिया, उस भय में दे रहा है। और यदि इस भय को डेफर्ड कर दिया जाए तब अपराध कौन सा हो जाएगा एनु? ये जो भय है तत्काल ना होके डेफर्ड हो जाए तब कौन सा अपराध बनेगा एनु? क्या पूछ रहे हैं आप? दोबारा रिपीट करिए, आपकी आवाज कटी गई। मैं पूछ रहा हूँ कि चोरी और लूट में तो ये अंतर आ गया कि चोरी तो आपने चुरा लिया किसी का सामान, लूट में उसको घोरपति या उसको उसमें उपैती या मृत्यु के तत्काल भय में डाल दिया गया, और जिसमें ये भय डेफर्ड कर दिया गया तब अपराध कौन सा बन जाता है? मुगल आजम आप ही बता दीजिए। सर उद्यापन, एक्सटोर्शन बन जाता है। बहुत बढ़िया। ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कौन सा चैप्टर है ये कल्पना, आईपीसी का, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल? आईपीसी का कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं हम? 17 है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी, क्यों कल्पना, सही बता रही है इनू? हाँ सर, अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, कुछ ऐसे ही था। मैंने आपको एक सूत्र याद कराया हुआ है इसके विषय में। 17 संपत्ति पे खतरा। यस, जी सर। अध्याय 17 संपत्ति पे खतरा। ये कुछ ऐसे सूत्र हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में याद आ जाते हैं। कई बार ना आपको पता भी होता है तो, लेकिन वहाँ मेमोराइज नहीं कर पाते। एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर में एक बार तो आप ब्लैकआउट हो जाते हैं बिल्कुल। आप में से कितने लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप बैठते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाके, तो उस टाइम आपको एक बार ऐसा लगता है कि मैं दुनिया में सबसे जो है वो खाली दिमाग का व्यक्ति मैं ही हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। ये एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है ना? और फिर धीरे धीरे सर कुछ चीजें तो पता होते हुए भी गलत कर देते हैं। हाँ, फिर धीरे धीरे आपका जो हमने खुद की है। होता है, ये जेन्युइन सी बात है, ये सबके साथ होता है। देखिए, अब मैं क्रिकेट से तुलना करूं तो मैं आपको बताऊं कि जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप घर पे पढ़ रहे होते हैं या कोई टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं, तब आपकी मनोस्थिति अलग होती है। क्रिकेटर की भी वही बता रहा हूँ कि जब वो नेट प्रैक्टिस में है, उसे पता है कि अगर बल्ले पे गेंद नहीं लगी, पीछे स्टंप पे लग गई तो तुझे फिर अवसर है
फिर बॉल मिलेगी खेलने को। लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में मैदान पर उतरते हैं, वहाँ जाके आपके ऊपर प्रेशर ये है कि एक गेंद आपकी पारी को समाप्त कर सकती है। तो वहाँ का प्रेशर और नेट प्रैक्टिस का प्रेशर दोनों में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और वो प्रेशर झेलना ही आपको आना चाहिए। आपने एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलना सीख लिया तो कोई परीक्षा आपके लिए फिर बड़ी परीक्षा नहीं रहेगी, आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। और ये आपको प्रैक्टिस से ही ऐसा संभव हो पाएगा। चलिए, इलस्ट्रेशन F हो गया ना, कि बाद में उसको डकैती के लिए F तो नहीं हुआ ना, F कह रहा है A, B and C are charged by a magistrate of the first class with the convicted by him of robbing D. A, B and C may afterwards be charged with and tried for dacoity on the same facts. ये कह रहा घे को लूटने के लिए कै, खे और गे पर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा आरोप लगाया जाता है और वे दोषित किए जाते हैं। डकैती के लिए उन्हीं तथ्यों पर तत्पश्चात का, खा, गा पर आरोप लगाया जा सकता है और उनका विचारण किया जा सकेगा। कुछ समझ आया भाई? अब यहाँ डकैती और लूट में अंतर समझ लीजिए। डकैती और लूट में क्या अंतर है? जब तक लुटेरों की संख्या 5 से कम हो तब तक तो मामला लूट में रहता है, और जब संख्या ये 5 या 5 से अधिक हो जाए तो वो लूट ही डकैती बन जाती है। तो यहाँ ये कह रहा है कि का, खा और गा पर जो है लूटने का आरोप लगाया गया और वो दोषित किए गए, समझे? और सब्सिक्वेंटली लूट डकैती में कब कन्वर्ट होगी? मुगल आजम, जब उसमें पांच लोग शामिल हो जाएंगे। हाँ, तो यदि A, B, C के साथ 2 लोग और उसी अपराध के लिए उनके खिलाफ भी कुछ मामला पाया जाए तो पता लगा कि वो अब कितने हो गए, अब वो 5 हो गए, तो अब मामला लूट में नहीं रहा, अब वो डकैती में आ गया, तो उन पर डकैती के लिए दोबारा चार्ज बनाया जा सकता है, भले ही वो लूट में कन्विक्ट हो चुके हैं, क्योंकि दोनों की सजा। हाँ बताइए। वैसा ठीक है, हम पढ़ रहे हैं सर, लेकिन प्रैक्टिस में हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। जो एक बार ट्रायल कर दिया सो कर दिया कि ये कंफ्यूज कर देते हैं कि प्रैक्टिकल देखते हैं ना जैसे, हाँ, तो डेफिनेशन वाले सेक्शन कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ये एक्सेप्शनली देखने को मिलता है सर। ये एक्चुअली जो एरिया है ये सब हम लोग सिर्फ यहाँ एकेडमिकली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस एक डिफरेंट फिनोमिना है, ठीक है ना? प्रैक्टिस तो आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। प्रैक्टिस का अलग ही कार्य क्षेत्र है। वहाँ तो पत्रावली का निस्तारण करो और पत्रावली को दाखिल दफ्तर करो, छुट्टी। एक बार चार्जशीट कोर्ट में पेश किए जाने के बाद पुलिस पे ही कहाँ टाइम है कि वो उसमें सब्सिक्वेंटली और 2 लोग ढूंढ के लाए कि साहब ये 3 तो थे ही, 2 और भी थे, है ना? चलिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब अगला सेक्शन 301 है, उसे भी देख लेते हैं। 301 कह रहा है अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ये कह रहा है द पब्लिक प्रोसिक्यूटर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन चार्ज ऑफ ए केस मे अपीयर एंड प्लीड विदाउट एनी रिटन अथॉरिटी बिफोर एनी कोर्ट इन विच दैट केस इज अंडर इंक्वायरी, ट्रायल और अपील। तो लोक अभियोजक के बारे में धारा 301 बात करती है। ये कह रहा है कि किसी मामले का भारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक किसी न्यायालय में जिसमें वह मामला जांच, विचारण या अपील के अधीन है किसी लिखित प्राधिकार के बिना हाजिर हो सकता है और अभिवचन कर सकता है। तो जैसे हम लोग एडवोकेट, जो हम लोग प्राइवेट लॉयर हैं, प्राइवेट एडवोकेट हैं, जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे लिए तो क्लाइंट से एक वकालतनामा हम प्रस्तुत किए बिना, हम अथॉरिटी लेटर लिए बिना नहीं खड़े हो सकते। लेकिन 301 की उपधारा 1 कह रही है कि जो भारसाधक अधिकारी होगा, पीपी होगा या एपीपी होगा, उसको किसी लिखित प्राधिकार की या किसी वकालतनामे की आवश्यकता नहीं है, वो बिना किसी लिखित प्राधिकार के केस में हाजिर हो जाएगा। इसकी उपधारा 2 कह रही है कि इफ़ इन एनी सच केस एनी प्राइवेट पर्सन इंस्ट्रक्ट्स अ प्लीडर और प्रोसिक्यूट एनी पर्सन इन एनी कोर्ट
द पब्लिक prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the public prosecutor or APP, and may, with the permission of the court, submit written arguments after the evidence is closed in the case. और उपधारा 2 कह रही है कि किसी ऐसे मामले में यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी व्यक्ति को अभियोजित करने के लिए किसी प्लीडर को अनुदेश देता है तो मामले का बारसाधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक अभियोजन का संचालन करेगा, और ऐसे अनुदिष्ट प्लीडर उसमें लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के निदेशक के अधीन कार्य करेगा और न्यायालय की अनुज्ञा से उस मामले में साक्ष्य की समाप्ति पर लिखित रूप में तर्क पेश कर सकेगा। तो प्राइवेट अगर कोई इंडल्ज हो रहा है तो वो एक तरह से एपीपी को असिस्ट करेगा। ठीक है मुगल आजम, क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, 302 कह रहा परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन। 302 में परमिशन की बात की जा रही है। ये कह रहा है एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग अ केस मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, बट नो पर्सन अदर देन द एडवोकेट जनरल और गवर्नमेंट एडवोकेट or public prosecutor or assistant public prosecutor shall be entitled to do so without such permission. इसका प्रोविजो भी है 302 का, कह रहा provided that no police officer shall be permitted to conduct the prosecution if he has taken part in the investigation into the offence with respect to which the accused is being prosecuted. और उपधारा 2 कह रही है कि any person conducted the prosecution may do so personally or by a pleader. ये कह रहा है अभियोजन का संचालन करने की छूट अनुज्ञा ये कह रहा है कि किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला कोई मजिस्ट्रेट निरीक्षक की पंक्ति से नीचे के पुलिस अधिकारी से भिन्न, निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की पंक्ति से भिन्न, क्या समझे इससे? कि यानी कि इंस्पेक्टर की नीचे की रैंक नहीं होनी चाहिए, इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर की रैंक होनी चाहिए। क्लियर है? अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा अभियोजन के संचालित किए जाने की अनुज्ञा दे सकता है, किंतु महाधिवक्ता या सरकारी अधिवक्ता या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसा करने का हकदार ना होगा। केवल ये लोग जो बताए गए हैं, महाधिवक्ता, गवर्नमेंट एडवोकेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति बिना अनुज्ञा के प्रोसिक्यूशन को कंडक्ट नहीं करेंगे। ठीक है? और प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यदि पुलिस के किसी अधिकारी ने उस अपराध में अन्वेषण में जिसके बारे में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है भाग लिया है तो अभियोजन का संचालन करने की उसे अनुज्ञा न दी जाएगी। आवाज नहीं आ रही सर, आप मेरी आवाज़ सभी को नहीं आ रही कि केवल मुगल आजम को नहीं आ रही? एनू, कल्पना, शाहरुख, मेरी आवाज़ की क्या स्थिति है भाई? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क इशू है। चलिए कोई बात नहीं, आप क्लास की रिकॉर्डिंग साथ में चल रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि क्लास की रिकॉर्डिंग साथ में है, आप क्लास की रिकॉर्डिंग को एक बार पूरी देख लीजिएगा, वो उसमें आपको पूरी आवाज़ क्लियर मिलेगी। ठीक है ना? तो 302 का प्रोविज़ो हम कह रहे थे, प्रोविज़ो में ये बताया गया है कि जो पुलिस अधिकारी है और इंस्पेक्टर की पंक्ति से ऊपर है उसको अनुज्ञा तभी दी जाएगी प्रोसिक्यूशन को चलाने की जबकि उसने इन्वेस्टिगेशन ना की हो, इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट ना रहा हो वो अधिकारी। ठीक है? और इसका उपधारा 2 कह रही है कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली और बाय अ प्लीडर, और अभियोजन का संचालन करने वाला कोई व्यक्ति स्वयं या प्लीडर द्वारा ऐसा कर सकता है, या तो स्वयं कर सकता है या प्लीडर के माध्यम से ऐसा कर सकता है। चलिए आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे अगली धाराओं के साथ। सभी को नमस्कार, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।